एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रॉब्लम्स कराने वाले हैं, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स दोनों चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आईआईटी जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, एज वेल एज जेस्ट एस्पायरेंट के लिए, और टीआईएफआर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और जितने भी हमारे दूसरे एमएससी एंट्रेंसेस हैं फिजिक्स के, उनमें भी आपकी ये वीडियो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है। जैसे हम लोग का एक प्लैनेट जो जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ की एक खास बात होती है, ये सन के जैसे ये सन है, इसके अराउंड जो है मूव करता है। सन के अराउंड क्या करता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसके चक्कर लगाता है हमारा जो प्लैनेट होता है। ठीक है, तो वो किस हिसाब से चक्कर लगाता है, तो उसका हिसाब यानी कि उसका जो मोशन है, तो किस तरह से वो जो है मूव कर रहा है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसी को बताया था केपलर्स ने अपने नियम्स के उससे बताया था। तो आज की इस वीडियो में ये हमारी जैसे कि पार्ट 1 वीडियो है, तो इसमें हम लोग आधा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ डिस्कस कर लेंगे। केपलर्स का थर्ड नियम हम लोग अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियोस में पार्ट 1 में उसका लिंक दे दूंगा और पार्ट 2 में इसका लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 केपलर्स के नियम का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो केपलर्स ने जो नियम दिए, फर्स्ट लॉ को अगर हम लोग बात करें, तो पहले लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ लॉ क्या बोलते हैं पहले ऑफ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। एक होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियल स्पीड और एरियल स्पीड्स, और लॉ ऑफ पीरियड्स। हाँ ठीक है, ऐसे मुझे याद तो रहता नहीं है कोई, क्योंकि ये इतना काम का नहीं है, 12th में पढ़ा था मैंने भी। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की उसकी जो ऑर्बिट है कैसी है, एरियल स्पीड का हमारा लॉ, और लॉ ऑफ पीरियड्स, ये हमारे 3 नियम होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ, ये हमारा सेकंड लॉ को हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा थर्ड लॉ हमारा क्या कहलाता है, थर्ड लॉ हमारा ये कहलाता है। तो ये सब नाम से कोई इतना खास काम नहीं ना, हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा इंपॉर्टेंस है कि ये होते क्या है, इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपलर्स के पहले नियम की। ठीक है, केपलर्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग समझते हैं। तो केपलर्स का पहला नियम कहता है कि सन अगर यहां पर हमारा है, ठीक है, तो पृथ्वी इसके चक्कर लगाएगी तो इस हिसाब इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती। कैसे लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती। पहली खास बात क्या कहा था, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। ठीक है, यानी कि हम लोग सोचते हैं सर्कुलर होगी, तो सर्कुलर नहीं होती। हम लोग सोचते हैं सर्कुलर होगी, लेकिन सर्कुलर नहीं होती है। पहली खास बात क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। और दूसरी खास बात इसकी क्या निकल कर आती है, दूसरी खास बात ये निकल कर आती है, एलिप्स के हमारे फोकस होते हैं, तो एक फोकस पर हमारा क्या होगा, सन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सही से अगर बनाऊं, इसका शेप मैं अगर इसका सही से बनाने की कोशिश करूं, मैं अगर इसका शेप जो है सही से बनाने की कोशिश करूं, तो ये जैसे हमारा अंडेदार हमारा क्या हो गया, एलिप्स हो गया। इसकी मैं एक्सिस अगर बनाऊं, इसकी मैं एक्सिस बनाऊं, एक ये हमारी एक्सिस हो जाएगी एलिप्स की, और एक ये हमारी एलिप्स की एक्सिस हो जाएगी। इसमें 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, S1 S2। ठीक है, तो मान लीजिए सन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है, सन है, ये हमारा क्या है, सन। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी ये बनेगी, यहाँ पर हमारा प्लेनेट मूव करता है, तो प्लेनेट ऐसे इसके चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यही हमारा पहला नियम है, और कुछ उसमें खास बात नहीं है। ये जो प्लेनेट चक्कर लगाता है, जो प्लेनेटरी मोशन होता है, ये हमारा सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन हमारा करता है। जो प्लैनेट्स हमारे मूव करते हैं, ये हमारे सेंट्रल फोर्स मोशन होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स मोशन भी किसी दिन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है केपलर्स के दूसरे नियम का, हमारा नंबर आता है केपलर्स के सेकंड लॉ का। तो केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, अगर हम लोगों का ये एलिप्टिकल हमारा ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, सर मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ ले जाओगे कि कहने का मकसद क्या है। ठीक है, सपोज करो हमारे साल में होते हैं 12 महीने,
ठीक है, जनवरी यहाँ पर है, जनवरी मान लो यहाँ पर है कहीं पर, सपोज कर लो, ये घूम कर आकर जनवरी में फिर से आ जाएगा 1 जनवरी को, तो हमारा साल पूरा हो जाता है। यहाँ से चलेगा पूरा ऐसे घूम के अर्थ यहीं पर आ जाएगा, तो लोग कहेंगे 1 साल पूरा हो गया, डन। इसी को हम लोग कहते हैं। मान लो हम लोगों ने कहा 15 अप्रैल से, मान लो हम लोगों ने कहा 15 अप्रैल से 15 मई, यानी कि 1 महीने में इतना चला, और यहां पर हम लोगों ने कहा 15 अक्टूबर से, और यहां पर हमारा चला 15 नवंबर। 15 अक्टूबर से हमारा क्या चला, 15 नवंबर चला, 1 महीने यहां पर भी चला। अब जाहिर सी बात है यहां पर हमारा कुछ एरिया होगा, ठीक है डन, और एक एरिया हमारा यहां पर होगा, क्लियर है। तो ये जो दोनों एरिया होंगे हमारे, ये इक्वल होंगे, यानी कि ये इस तरह से मूव करता है कि सेम टाइम में, देखो टाइम कितना है, 1 महीना लग रहा है, गौर से देखो 1 महीना लगा, यहां पर भी 1 महीना लगा। अगर टाइम सेम है, अगर T1 T2 बराबर है, तो A1 बराबर A2 हमारा बराबर रहेगा। यानी कि हम लोग कहते हैं एरियल स्पीड, ये हमारी क्या रहती है, एरियल स्पीड हमारी क्या रहेगी, एरियल स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है, ठीक है डन, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यानी कि अगर हम लोग कहें एरियल स्पीड, यानी कि dA/dt ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट हमारा रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। इसको हम लोग ये भी कहते हैं, मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेनेट इस तरह से मूव करता है कि स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, जो ऐसे ये कवर कर रहा है, ये जैसे हम लोग स्वीप नहीं कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, तो जितना एरिया ये स्वाइप कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, बराबर एरिया स्वीप्स करता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम तुमने दोनों जगह का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अगर टाइम तुमने बराबर लिया है तो पूरा बराबर से हमारा क्या करेगा, एरिया को कवर करेगा। ये चीज तो हम 12th में पढ़कर आते हैं, ठीक है, ये चीज बच्चों को 12th वाले आराम से मालूम रहती है, और कोई इतनी टफ टॉपिक भी नहीं, टफ चीज भी नहीं ना। तो ये क्या होता है, dA/dt जो हमारा होता है, ये बेसिकली होता है J/2m। अब आप कहेंगे ये हमारा क्या है, तो इसको जरा समझिए, ये J हमारा है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, अगर, और मास m हमारा क्या है, मास। ये हमारा जो dA/dt का जो रेशियो निकल कर आता है, वो हमारा क्या निकल कर आता है, एंगुलर मोमेंटम, m हमारा क्या है, मास ऑफ प्लेनेट हमारा निकल कर आता है। अब आप मुझको ये बताओ, dA/dt बराबर कांस्टेंट है, तो dA/dt बराबर J है, J बराबर 2m है, और ये हमारा कांस्टेंट है। अब आप मुझको बताएं क्या J बराबर कांस्टेंट नहीं होगा। अब J कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, AMC लगेगा, और टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा तो बेटा यही तो हम लोग का सेंट्रल फोर्स मोशन की कंडीशन होती है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं। यही तो हमारे सेंट्रल फोर्स मोशन की कंडीशन है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और टाउ हमारा जो है 0 होना चाहिए। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें क्लियर है, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक बॉडी है 1 किलोग्राम मास की, ठीक है, इज मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स मोशन। जब भी वो सेंट्रल फोर्स मोशन कहे तो हम लोग केपलर्स के नियम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सेंट्रल फोर्स इन एन एलिप्टिक ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिक ऑर्बिट, ठीक है, कोई पार्टिकल है हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, एक बॉडी है 1 किलोग्राम की, मूव कर रही है कैसे, जैसे प्लेनेट मूव करते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। विद सेमी मेजर एक्सेस, अच्छा सेमी मेजर एक्सेस क्या होता है, सेमी माइनर एक्सेस क्या होता है, ये अभी हम लोगों का रह गया है, इसको मैं एक बार आपको बता दूं, सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। सब पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन जो है सेमी माइनर एक्सेस 100 मीटर, ठीक है, पहले मैं बता दूं। तो जो ये आपको दिख रहा है ये मेजर एक्सिस है, ये क्या आ रही है हमारी है, ये मेजर एक्सिस है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हमारी माइनर एक्सिस है, डन। तो मेजर एक्सिस की हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस मान लेते हैं a, सेमी मेजर यानी कि आधी मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग मान लेते हैं b, तो b हमारा क्या, सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब हो गया आधी a। अब क्योंकि सर्किल पूरा गोल होता है तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा पूरा रेडियस होती है, लेकिन इसमें तो छोटा बड़ा होता है, तो अंडेदार होता है शेप इसका, तो सेमी माइनर एक्सिस हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है डन। ये छोटी सी बात थी जो स्किप हो गई थी।
खैर, तो अब हम लोग को आगे क्वेश्चन करना है। तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नोट करिए जल्दी से फटाफट। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। द टाइम पीरियड, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज डैश आवर्स, कितने घंटे लगेंगे ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो उसने दिया क्या है हमको दिया है a बराबर 1000 सेमी मेजर, b बराबर 100, और उसने एंगुलर मोमेंटम दिया है हमारा, एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, स्टैंडर्ड SI यूनिट में सब दिया हुआ, मास हमारा 1 किलो दिया हुआ है। ठीक है डन। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने में। अगर मान लो कोई हमारा ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, पूरा चक्कर लगाए, यहां से स्टार्ट और यहीं पर घूम कर आ जाए, यानी कि पूरा चक्कर लगाए, तो यानी कि एरिया पूरा टोटल कवर कर लेगा और टाइम लगेगा t। तो हम लोग ये कह सकते हैं da/dt है, ये हमारा क्या होता है j/2m होता है। तो हमारे दिमाग में लॉजिक आया कि भाई यहां पर हमारा da एरिया पूरा अपॉन t बराबर j/2m, और एरिया हमारा कितना होता है पाई ab/t बराबर j/2m। तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है हम लोगों का, तो टाइम हो जाएगा पाई ab इंटू 2m/j। ठीक है, तो ये भाई हम लोग यहां पर रखेंगे, तो j हमारा निकल कर आ जाएगा, वो सॉरी यहां पर हमारा t हमारा निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा t हमारा निकल कर आ जाएगा पाई ab इंटू 2m/j। ठीक है, तो पाई है 3.14, a हमारा कितना है, a हमारा है 1000, b हमारा कितना है 100, j कितना है 2, वही मास कितना है 1, और j हमारा कितना दे रखा है 100। ठीक है, तो इसको जरा डिवाइड करो, 3.14 6.28, और 100 से 100 कैंसिल, और फिर हमारा 628, तो 6280 सेकेंड हमारा निकल कर आ गया टाइम। अब टाइम हमको चाहिए आवर्स में, तो 6280 अपॉन 3600, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आवर्स में आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.745 आवर्स हमारा अप्रोक्सीमेटली निकल कर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT जैम का हमारा क्वेश्चन है, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं IIT जैम में, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और मैं उम्मीद करता हूं आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, मैं और करा दूं आप लोगों को। देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि किसी सेंट्रल फोर्स मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से लिख दूं आप लोगों का, लिखा हुआ है द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन, द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बी ऑप्शन है हमारा पूरा का पूरा सेम लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम के उन्होंने दे रखा है एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम की जगह उन्होंने क्या दे रखा है एनर्जी। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो भी हमारा सेम टू सेम है, बस उसमें क्या दे रखा है, ये हमारा पूरा है, उसमें उन्होंने दे रखा है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या दे रखा है लीनियर मोमेंटम। ये हमारे तीन ऑप्शन हो गए। और जो डी ऑप्शन है ये हमारा दे रखा है द मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन। ठीक है, द मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर हमारी कोई बॉडी
एलिप्टिकली मूव करे, यानी कि सेंट्रल फोर्स मोशन है। तो अभी हम लोग देख कर आए, इतने तो समझ में आ गया सेंट्रल फोर्स मोशन है। तो एक क्वेश्चन से और थ्योरी से ये बात क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशन जो केपलर्स लॉज ऑफ मोशन है वो सेंट्रल फोर्स मोशन है। और सेंट्रल फोर्स मोशन का अगर हमको एग्जांपल लेना है तो हम प्लेनेटरी मोशन को पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने एक प्लेनेट को ऐसे मान लिया है, ठीक है, ये पार्टिकल है, हमारा चक्कर लगा रहा है। अब प्लेनेट ऐसे तो ऊपर नीचे तो होता नहीं है, एक सीधे प्लेन में मूव करता है। एक सीधे हमारे कैसे, एक सीधे प्लेन में मूव करेगा। अब सवाल ये आता है कि एक सीधे प्लेन में मूव कर रहा है तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। अगर आप ये बताइए, अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज कांस्टेंट रह पाएगा? नहीं, एंगुलर मोमेंटम हमारा बदल जाएगा भाई। mv इंटू आर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए mv इंटू आर। ये हमारा तो हमारा क्या कह सकते हैं कि ये जो प्लेनेट प्लेन में मूव करता है इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होता है, टॉर्क उस पर लगता नहीं है, तो वो अपना जो है वो छोड़ता नहीं है, यानी कि वो अपने प्लेन को नहीं छोड़ता है। क्लियर है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन में अगर एक प्लेन में कोई चीज मूव कर रही है वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से मूव करती है। ये हमारा जैम 2020 का क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये आज की वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है और मुझको सपोर्ट करना चाहते हो या खुद IITM क्वालिफाई करना चाहते हो, दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, तो वीडियो को मुझको सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है अपने बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मेहनत की जाए। ठीक है, खैर चलो एक अगला क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग जो है आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इन रिटर्न में एज ए फीस आप लोग एक काम कर सकते हैं। अगर आप फीस पे करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों से, अपने BSc के कॉलेजेस से के स्टूडेंट्स को, या जो भी आपके स्टूडेंट्स हो BSc MSc के, उनसे शेयर करिए, लिंक को ग्रुप्स में शेयर करिए, हर टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर करिए। यही हमारी फीस होगी, इसी तरीके से आप मुझको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम्स, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम्स smaller, the distance of its closest is smaller than its farthest distance, from the star। ठीक है, डन। if the corresponding speeds, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग स्पीड्स हमारी हैं आर VC एंड VF हैं, ठीक है, फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट, C से क्लोजेस्ट और F से फारदेस्ट। तो पूछ रहा है कि भाई VC बाई VF हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन उसने दे रखे हैं 1/300, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/√300, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसने 300, चौथा ऑप्शन उसने दे रखा है √300। पहले इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्यूशन तो बताया जा सकता है, लेकिन मैं सॉल्यूशन को सिंपली बताने से अच्छा ये समझता हूं कि आपको पहले समझा दूं। ये जैसे हमारा है, यहां पर हमारा कोई स्टार है, इसके चक्कर लगा रहा है प्लेनेट की अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे दूर कब होगा, आप कहोगे ये वाले पॉइंट पर सबसे दूर होगा, तो दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट। इसकी जो डिस्टेंस को हम लोगों ने कह दिया DF, फारदेस्ट पॉइंट। और मैं कहूँ सबसे पास कब होगा, आप कहोगे यहां पर सबसे पास होगा, दिस इज क्लोजेस्ट पॉइंट, और इसकी हमारी FC होगी। यहां पर उसकी कोई वेलोसिटी होगी, ऐसे मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी होगी VF, और इसकी कोई वेलोसिटी होगी यहां पर जो ऐसे मूव कर रहा होगा, हमारा वेलोसिटी होगी VC। ठीक है, अब यहां पर क्या लॉजिक लगेगा, यहां पर लॉजिक लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि MVR MC इंटू VC इंटू FC बराबर MF VF इंटू MVR, नहीं यहाँ पर FC नहीं, DC, FC इंटू डिस्टेंस हमारी कितनी है DC, MF VF और DF। ठीक है, अब मास तो बदलेगा नहीं भाई, प्लेनेट का मास थोड़ी बदल जाएगा, यहाँ पर अलग अर्थ अभी इतने किलो की है, बाद में बदल जाएगी, मास तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा MC MF कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा VC DC बराबर VF DF, ये हमारा बचा। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है VC बाई VF, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो VC बाई VF हम लोगों ने लिखा, तो हमारा इधर निकल कर आ गया
df बाई dc। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम्स स्मॉलर देन इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो दूर वाली डिस्टेंस है उससे 300 गुना छोटी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है। तो फारदेस्ट हमारा तो डीएफ है, तो इसको एक काम करो, ये हमारा हो गया डीएफ। अगर हम लोग बात करें डीसी की, तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जो डीसी है वो हमारी छोटी है, तो डीसी जो है इज इक्वल टू डीएफ का 1/300 है। ठीक है, तो डीसी को हम लोग लिख दिया डीएफ बाई 300, तो 300 हमारा ऊपर चला गया, तो आंसर क्या निकल कर आ गया, आंसर हमारा निकल कर आ गया 300। ये कैसा आप लोगों को क्वेश्चन लगा है, ये जैम 2021 का इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। तो बहुत अच्छे से केपलर्स लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोगों का रह गया है केपलर्स का थर्ड नियम। क्या रह गया है, केपलर्स का थर्ड नियम रह गया है, थर्ड लॉ और उसकी प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों को वो हम लोग अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे। जैसे ही बन जाएगा वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने जो है वो वाली वीडियो डाल दी है। तो आप लोग सब्सक्राइब करे रहोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये सबसे पहले देखिए, सपोर्ट के लिए सबसे पहले आप क्या बता सकते हो कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि भाई जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं यानी कि पढ़ा भी रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियोस हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये जो वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए ये कैसी है, कितनी ज़्यादा यूजफुल है इसके लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएंगे और मुझको सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मुझे आगे के लिए और मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।